जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि ज़िंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग ये नहीं गाइएगा, आप लोग अकेले नहीं हो, क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त अंकित, आपका गुरु अंकित, कुछ भी मान लीजिए। देखो, बच्चों को पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम क्या पढ़ें, उनको समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं इसकी गाइड करने के लिए आया हूँ। क्या पढ़ो आप लोग। देखो, पढ़ने में क्या होता है, मैं आपको टॉपिक वाइज श्रृंखला चला रहा हूँ साइंस की, ऐसे ही मैथ की भी कुछ पढ़ाया है और ट्रिकी भी, और हिंदी भी पढ़ा चुके हैं, और साइंस पूरी पढ़ा चुका हूँ थ्योरी की क्लास। तो मैं जब टाइप वाइज, मतलब टाइप वाइज कह लो, या फिर एक सीरियल से चीज़ें मिल रही हैं, तो ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए, तभी समझ में आएगा। ये नहीं है आज हम कहानी पढ़ रहे हैं 1947 की, फिर चले गए 1801 में, ठीक, कभी भी समझ में नहीं आएगा। आज मैं पढ़ रहा हूँ एक क्वेश्चन रसायन विज्ञान का, ठीक, एक केमिस्ट्री का पढ़ रहा हूँ, और फिर आ रहा हूँ भौतिक का एक पढ़ रहा हूँ। कभी भी कोई भी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ में बने रहिए, और आपको ये गाना नहीं गाना पड़ेगा कि हम अकेले हैं। देखो दोस्तों, स्क्रीन पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, ये रहा पहला क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। मैंने बताया था कल आपको कि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध, और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। पर कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो अगर मैं बात करूं, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। देखो ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, पल्मोनरी शिरा या पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी को कहते हैं फुफ्फुस, यहाँ पे लिख लेना, फुफ्फुस शिरा, ठीक, और या फिर फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस को इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। तो फुफ्फुस को अपने लोग समझ गए हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पल्मोनरी कहते हैं। तो कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी धमनियों में शुद्ध बहता है? तो इसका सही आंसर रहेगा पल्मोनरी धमनी, क्योंकि पल्मोनरी धमनी ही एक ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा है। यहाँ पे रक्त दाब को कहा जाता है बीपी। बताइए आप लोग, बीपी किस यंत्र से नापी जाती है? ब्लड प्रेशर, फुल फॉर्म इसका लिख लेना आप लोग, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? आपके यहाँ पे कुछ यंत्र दे दिए गए हैं, जैसे दिया गया है स्टेथोस्कोप, फिर दिया गया है स्फिग्नोमैनोमीटर, फिर दिया गया है हाइग्रोमीटर, फिर दिया गया है मैनोमीटर। तो इसका अगर मैं बात करूँ पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन दिया गया है स्टेथोस्कोप। तो आप लोग देख सकते हो स्टेथोस्कोप आला होता है ना, आप लोग हिंदी में गाँव ग्रामीण क्षेत्र से हो वो लोग जान जाएंगे, आला होता है स्टेथोस्कोप। ये क्या काम करता है? ये बेटा कुछ नहीं, केवल स्थिति का पता चलता है, इससे स्थिति नापता है किसकी, रक्त की स्थिति, मतलब ऐसे बताता है कि रक्त स्थिति, ऐसे बताता है कि रक्त जो है आपका वो किस हिसाब से चल रहा है, मतलब चल रहा है कि रुका हुआ है या ज़्यादा तेज चल रहा है। इसको कहते हो नाड़ी दर। ये नाड़ी दर भी नाप देता है, इससे नाड़ी दर का भी पता चलता है, आला लगाते हैं, इससे पता चलता है कि शरीर में रक्त किस हिसाब से चल रहा है, ठीक। तो उसकी पता चलता है स्टेथोस्कोप से। अगला आपका दिया गया है स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर होता है बीपी नापने की मशीन, मतलब ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है स्टेथोस्कोप, अभी मैंने क्या बताया, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप होता है आला, ठीक। और देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, ऑप्शन दिया गया है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर देख सकते हो आप लोग, इससे मापा जाता है आर्द्रता।
वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापते हैं। ठीक, और जो अगला आपका दिया गया है मैनोमीटर, इससे क्या किया जाता है, इस वाले से गैसों का दाब नापा जाता है, वायु का दाब कितना है, जैसे सिलेंडर में भरी है तो कितनी गैस भरी है, ये नापा जाता है। ठीक, मैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। देखो स्क्रीन पे क्या कह रहा है आपसे, प्रोफेसर हेल्स ने 1733 ईस्वी में सर्वप्रथम रक्तदाब किस जानवर में नापा था। इस क्वेश्चन से ही आपके दो आंसर मिल रहे हैं कि सबसे पहले रक्तदाब किसने नापा, तो प्रोफेसर हेल्स ने नापा, और कब नापा, तो 1733 नापा, और किस जानवर में नापा, तो ये आपसे पूछ रहा है कि कुत्ते में नापा गया, बंदर में, घोड़ा में, या कि भेड़ में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बंदर में नहीं, घोड़ा में नापा गया था। सबसे पहले किस में नापा था, हेल्स सर ने घोड़े में नापा था। और अगर मैं बात करता हूँ बंदर, तो बंदर में क्या होता है प्यारे बच्चों, एक आपने पढ़ा था रीसस नाम का बंदर जो था, रीसस नाम का बंदर था, इसमें पीएच फैक्टर ऐसे निकाले गए थे। ठीक, और उससे रक्त समूह का पता चला था। क्या बेटा, रक्त समूह। मानव में रक्त कितने प्रकार का होता है, मानव में रक्त 4 प्रकार का होता है। ये रीसस बंदर से पता चला था सबसे पहले। अच्छा, जो भेड़ है ये क्या है, एक डाली नाम की भेड़ बनाई गई थी जिसको हम लोग क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। ये क्लोन क्या होता है सर, क्लोन में ये होता है बिल्कुल आपकी जैसी फोटोकॉपी, जैसे आप हो, आप लोग पढ़ रहे हो ना, आप हो बिल्कुल आपके जैसी एक और संतान पैदा कर देंगे, इसको क्लोन कहते हैं। तो क्लोन नाम की सबसे जो है, क्लोन सबसे पहले किसका तैयार किया गया, भेड़ का। उस भेड़ का नाम क्या रखा गया था, डाली। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य जो होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। पहला ऑप्शन है 130/70 mgh, अगला है 120/80 mgh, अगला है 100/72 mgh, या फिर ये सभी। तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है, इसका बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर, ये 120 और 80 होता है। 120 और 80 का मतलब क्या होता है समझते हो, जब रक्त जा रहा होगा, ये नलिकाएं हैं, इससे देखो मैं इस पेन से बना रहा हूँ, स्क्रीन पे देखना, जब रक्त आएगा, जब आ रहा होगा तब कितनी स्पीड से आएगा, 120 की स्पीड से, और जब वापस जा रहा होगा ठंडा होके, जब वापस जा रहा होगा ठंडा होके, तब कितनी से जाएगा, तब जाएगा 80 की स्पीड से। इसी को कहते हैं 120/80 mmHg। समझ रहे हो, ये कहते हैं 120 की स्पीड से आएगा और 80 की स्पीड से जा रहा होगा। तो इसका सही रहेगा 120/80। अच्छा, 120/72 लिखा है, 72 बार तो एक मनुष्य सांस लेता है। अगर अच्छा है, स्वास्थ्य उसका सही है, तो 72 बार सांस लेगा। समझ में आया यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देख सकते हो स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पादपों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक कौन से होते हैं। अच्छा, मनुष्यों में मैंने बता दिया कि धमनी और सिरा नाम की 2 पाइपें होती हैं, जिसमें एक रक्त लेके आता है, ये हो जाएगी धमनी आपकी, और एक रक्त जाती है लेके, इसको कहते हैं सिरा। अच्छा, आप पूछ रहा है पेड़ पौधों में कौन कौन सी वाहिकाएं पाई जाती हैं। 2, उसमें भी नली पाई जा रही होंगी, पाइपें पाई जा रही होंगी पतली महीन, उसके नाम बताना है। देखो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है जाइलम, फ्लोएम, धमनी, या केवल ए और बी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका अगर मैं देखो यहाँ पे बात करूँ तो पेड़ पौधों में 2 प्रकार की पाई जाती है, एक होती है जाइलम, एक प्यारे बच्चों क्या होती है, फ्लोएम। यहाँ से रेलवे में क्वेश्चन बना था इस जाइलम वाले से। ठीक, इसमें क्या बना हुआ था, आपसे पूछा गया था रेलवे में सन अभी 20 में जो पेपर, सॉरी यहाँ 22 में हुआ है पेपर, उसमें इसमें पूछा गया था कि जो जाइलम होता है ये अपने साथ में क्या ले जाता है। तो जा से जाइलम, जा से जल ले जाता है, जा से जाइलम, जा से जल, और फा से फ्लोएम, फा से फूड, याद कर लेना। तो फूड को कौन ले जाता है, फ्लोएम। देखो पेड़ जो होता है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये वृक्ष जो होता है, ये वृक्ष मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक, ये वृक्ष बना हुआ है। तो इसमें 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे वृक्ष होता है। इसमें देखो एक होती है इस तरीके से लाल ऊपर जा रही हैं, और एक क्या होती हैं, एक और होती हैं जिनको जाइलम कहते हैं। एक होती है जाइलम,
ठीक, एक जाइलम और एक होती है फ्लोएम, इस तरीके की पाई जाती हैं। तो जाइलम जल ले जाता है, देखो जाइलम में जा आ रहा है, जल में जा आ रहा है, और फ्लोएम में फा आ रहा है, फूड में फा आ रहा है। फ्लोएम क्या ले जाता है प्यारे बच्चों? फूड ले जाता है। ठीक, अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो पूछा गया था जल ले जाएगा क्या केवल? नहीं, इस जल जो होता है इसको बिल्कुल फिल्टर नहीं कर पाता है, तो इसके साथ में खनिज लवण भी चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? खनिज लवण भी चले जाते हैं। भाई आप देखिए, पेड़ के पास में कोई मशीन तो है नहीं, जब जल खींचेगा, तालाब में कभी इंजन लगते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, पंपिंग सेट इंजन जो होते हैं पानी को दूर फेंकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हो। तो वो जब लगाए जाते हैं तो अपने साथ में सब कुछ खींचते हैं। तो ऐसे ही जल जब खींचता है ये जड़ से ऐसे जाइलम, तो ये अपने साथ में खनिज लवण और जल दोनों चीज़ें खींच लेता है। ठीक, और फ्लोएम जो होता है ये केवल फूड ले जाता है। खनिज लवण जो यहाँ पत्ती उत्ती में बना उसको जड़ में, तना में, हर जगह ट्रांसफ़र कर देता है। कौन? फ्लोएम। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नोट कर लेना आप लोग, धमनी सिरा वाला और जाइलम फ्लोएम वाला। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। होमवर्क अभी मैं दूंगा आपको, उनका कमेंट में आपको आंसर करके बताना है प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं जाओगे। उसमें मैं लिखता हूँ दम है तो करके दिखाइए, दम है तो करके दिखाइए, क्योंकि किया हुआ आजकल सब लोग देखते हैं और आपके अंदर नॉलेज है उसको कोई नहीं जानता है, करोगे तभी सब जानेंगे। अगला देखो क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है 16 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? कह रहा है जल का वाष्प के रूप में वायुमंडल में उड़ जाना क्या कहलाता है? अब आपसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वाष्पोत्सर्जन या कि वाष्पीकरण या संवहन। तो अगर मैं ये बताऊं आपको, दे रहा है जल, जैसे ये कोई तालाब है प्यारे बच्चों, क्या है? तालाब है, और इसमें से पानी डायरेक्टली कहाँ जा रहा है? ऊपर उड़ा जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऊपर बादल होते हैं, बादलों में उड़ गया। तो यहाँ से जल था, यहाँ पे क्या था? जल था, यहाँ पे क्या है? बादल हैं, और डायरेक्टली उड़ गया है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? वाष्पीकरण। क्या प्यारे बच्चों कहते हैं? वाष्पीकरण। लिख लेना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालाब से जब जल आसमान में सीधे उड़ जाता है, सीधे, इसमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, बस सूर्य का प्रकाश लगेगा और उड़ जाएगा, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। अच्छा, पेड़ पौधे जब खींचते हैं, ये यहाँ पे पेड़ पौधा हमने बना दिया, ये क्या बना है प्यारे बच्चों? पेड़ बना दिया, ये पेड़ है। ठीक, अब ये पेड़ क्या कर रहा है? ये पानी खींच रहा है जड़ से और ऊपर उड़ा रहा है। कहाँ उड़ा रहा है? ऊपर बादल में उड़ा रहा है। अब देखना, जब पेड़ ऊपर उड़ाएगा तो इसको हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है और वाष्पीकरण क्या है। तो वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण होता है जिसमें पेड़ वेड़ कुछ नहीं है, तालाब है कोई, और उसमें सूर्य का प्रकाश लगा और ऊपर चला गया पानी, तो भाप बन के, देखो लिखा है वाष्पीकरण। वाष्प माने होती है भाप, भाप बन करके पानी चला गया, तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण। और वाष्पोत्सर्जन माने होता है वाष्प बना के उत्सर्जन करना। इसका संधि विच्छेद करोगे आ जाएगा वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्प बनाकर उत्सर्जन कर देना। तो वाष्प माने होता है भाप, भाप बना के छोड़ना। कौन छोड़ता है? पेड़ पौधे। तो उम्मीद करता हूँ ये ज़िंदगी भर आप कभी नहीं भूल पाओगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि पत्ती की किस संरचना के कारण पौधे वाष्पोत्सर्जन कर पाते हैं। अब बताइए आप लोग, पत्ती की ऐसी कौन सी संरचना होती है जिसके कारण पौधे वाष्पोत्सर्जन कर पाते हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, देख सकते हो। पहला दिया गया है कि जाइलम होता है, या फ्लोएम होता है, या स्टोमेटा होता है, या क्लोरोफिल होता है। तो प्यारे बच्चों, जो पत्ती होती है आप लोग देख सकते हो, पत्ती जो होती है इसके ऊपर स्टोमेटा नाम के छिद्र पाए जाते हैं, इन्हीं के कारण ये पानी को उड़ा देता है। वाष्पोत्सर्जन बहुत नुकसान करता है मानव का, मनुष्य का। क्यों? क्योंकि किसान जो है वो पानी देता है पेड़ को, और पेड़ आवश्यकता से ज़्यादा खींच लेते हैं और फिर उसे पचा नहीं पाते हैं, फिर क्या करते हैं? ऊपर उड़ा देते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिया जाए और मतलब से ज़्यादा ले लो उससे, और फिर क्या करो? इधर उधर फेंकते घूमो। ठीक, ऐसे ही पेड़ पौधे करते हैं, उड़ा देते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है वाष्पोत्सर्जन से। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करता हूं, तो इसका सही आंसर स्टोमेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन आपको 3 बता दूंगा, ठीक, और ये शायद नेक्स्ट ना बताऊँ, लास्ट ही रहें। देखो यहाँ से आपको मैंने बताया कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। परिसंचरण माने होता है दौड़ना। ये किसने बताया कि रक्त शरीर में दौड़ता है, ठीक। धमनी और शिरा नाम की 2 नलिकाएं पाई जाती हैं जिसमें रक्त दौड़ता है। अब ऑप्शन आपके दिए गए हैं ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला क्या आपसे कह रहा है, पहला कह रहा है कि लैंडस्टीनर थे, या विलियम हार्वे थे, या हील्स थे, या सर जगदीश चंद्र बोस थे। कौन थे जिन्होंने बताया था कि रक्त दौड़ता है, रक्त दौड़ता है। तो देखो अगर इसमें पूछना है परिसंचरण, तो विलियम हार्वे जो थे इन्होंने बताया कि रक्त दौड़ता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, विलियम हार्वे। और जो लैंडस्टीनर थे इन्होंने क्या बताया था, लैंडस्टीनर ने बताया था कि रक्त के समूह होते हैं। कितने होते हैं, 4। समझ रहे हो। लैंडस्टीनर ने क्या बताया कि रक्त 4 प्रकार का होता है, और विलियम हार्वे ने क्या बताया कि रक्त शरीर में दौड़ता है। हेल्स ने क्या बताया था, हेल्स ने बताया था कि घोड़े में सबसे पहले बीपी नापा था। हेल्स ने क्या नापा था प्यारे बच्चों, बीपी नापा था। और रक्त समूह की खोज किसने की थी, समूह की इन्होंने लैंडस्टीनर ने की थी। विलियम हार्वे ने क्या किया था, परिसंचरण बताया था कि रक्त दौड़ता है शरीर में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब है होमवर्क की बारी। अब आप लोग होमवर्क हमको करके दिखाइएगा। ये रहे होमवर्क के क्वेश्चन। आपको देखो क्या कह रहा है होमवर्क में, आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण के कितने प्रकार हैं, पोषण के कितने प्रकार हैं, ये आप लोग करके बताइए हमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे पत्ती की बाह्य संरचना के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। पत्ती के 4 भाग आते हैं ना, उनके नाम हमको कमेंट में लिख करके बताना कौन से 4 भाग आते हैं। अगला पूछ रहा है कि पौधे में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं। 3 ही क्वेश्चन मैं रोज देता हूँ, अगर है हिम्मत तो कमेंट में करके बताइए आंसर। और हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी हो, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अपनी फैमिली भी एक दिन बहुत अच्छी हो सके, और मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। मैं उन गरीब बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी की है कि क्या हम नौकरी कर सकते हैं, क्या हम नौकरी पाएंगे। गरीब बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बेचारे सोचते हैं क्या हम नौकरी कभी कर पाएंगे, क्या हम कभी सरकारी जॉब पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं बहुत अच्छी श्रृंखलाएं चला रहा हूं, और भी अच्छा कर सकूं इसके लिए हमारी हेल्प करना, मदद करना। मिलता हूं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।